सच में यार, कितना अजीब और मनहूसियत भरा कस्बा है ये। शाम के 7 बजे के बाद कोई बाहर ही नहीं निकलना चाहता। प्रवीण अपने दोस्त राजेश को कहा, जो जल्दी जल्दी से अपनी ज़रूरत का सामान ले रहा था। राजेश ने उसकी तरफ देखा, पर बिना कुछ कहे उसे फलों के ठेले की तरफ जाने का इशारा किया और खुद ग्रोसरी स्टोर की तरफ चला गया। कितना अजीब है, मतलब यहाँ की मनहूसियत के बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता। बस यहाँ पर कंपनी की मार्केटिंग पूरी हो जाए, फिर मुड़कर इस टाउन में कदम भी नहीं रखूँगा। पता नहीं कितने जाहिल और अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर। प्रवीण खुद में बड़बड़ाते हुए फलों के ठेलों की तरफ बढ़ गया। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, उसकी बेवजह बुराई नहीं करनी चाहिए। तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो तो उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? प्रवीण ने पूछा। मैं यहाँ आने वाले हर उस नए बासिंदे को यही कहता हूँ, यहाँ खड़े होकर इस जगह की बुराई मत करना। ये चौक देख रहे हो, ये रात होते ही जाग जाता है। उस बूढ़े ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था और उसके ऊपर किसी मुगल शासक की मूर्ति लगी हुई थी। वो बूढ़ा उस सर्कल की तरफ जाके वहाँ पर बनी सीढ़ी पर बैठ गया और प्रवीण को घूरने लगा। यूं खुद पर एक टक नज़र महसूस होने के कारण प्रवीण से रहा नहीं गया और वो थैला वहीं फल के ठेले पर छोड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ चला गया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण ने उसके बाजू में बैठते हुए पूछा। नहीं, उसने छोटा सा जवाब दिया। फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि ये चौक रात होते ही जाग जाता है? प्रवीण ने झुंझला कर कहा, कई सालों पहले यहाँ मुगलों का राज हुआ करता था। वो अपने मनोरंजन के लिए यहाँ इसी चौक पर सरेआम लोगों का खून बहाया करते थे। तब से ये मान्यता है कि रात को उन सब लोगों की आत्माएं फिर से जिंदा हो जाती हैं जिनकी मौत यही इसी जगह पर हुई हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए, पर मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। प्रवीण ने अपने डर को काबू करते हुए कहा, क्योंकि अमावस की रात भी तो आज है ना, तो सारी आत्माएं भी तो आज ही जागृत होंगे। अच्छा, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिनकी मौत इसी चौक पर हुई थी? तू यहाँ क्या कर रहा है? राजेश ने पीछे से आते हुए कहा, जिसके दोनों हाथों में सामान से भरे बैग थे। प्रवीण ने सामने की तरफ इशारा करके कहना चाहा, पर तभी उसे सड़क को पार करते हुए वही बूढ़े अंकल दिखे। उसने सर झटका और नाम में इशारा करते हुए उसके हाथ से बैग लिया और घर की ओर निकल पड़े। आधी रात के वक्त प्रवीण को सर्दी महसूस हुई। उसने चादर ओढ़ने के लिए बिस्तर पर हाथ फैलाया, पर उसे नर्म गद्दे की जगह ऊबड़ खाबड़ जगह महसूस हुई। उसने तुरंत उठकर देखा तो वो अपने दोस्त के घर के बजाय बल्कि उसी चौक पर उसी मूर्ति के नीचे सो रहा था। अचानक से ठंड का स्तर बढ़ गया और उस मूर्ति के पीछे से वही बूढ़ा आदमी निकल कर आया। क्योंकि मेरी मौत भी यहीं हुई थी, इसलिए मैं आज भी जागृत हुआ हूँ। अगली सुबह प्रवीण की लाश उसी चौक पर मिली। उसकी हथेलियाँ बाहर निकली हुई थी और पेट फटा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में
और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना करे, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है। 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल। वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग ख़त्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि ये किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल, बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खाकर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे, मगर बाद में। चल, सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और एक कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया। चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नज़र डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफ़ेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफ़ेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा। जहाँ दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफ़ेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हाँफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ।
मैं हाफ क्यों रहा हूँ? मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते, हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुँचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट जलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना ख़त्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कँपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ। मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीठ करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो ज़मीन पर लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियाँ, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। दो कटे हुए इंसानी सिर दूर
कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रहे थे। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सब भी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल की रसोई घर को देखने गए तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में 2 कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता। अचानक एक तेज आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वो जंगल ज़्यादा घना नहीं था। खैर मैं खिड़की से सिर निकाल कर अभी बाहर की हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक पेड़ के पास किसी चमकती सी चीज़ पर गई। मेरी नज़र उस चीज़ पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकाल कर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज़ तो है, मगर वो अपने आप हिल भी रही है जैसे कोई इंसान हो। मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा, तभी उस चीज़ ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है, मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा।
तभी उस चीज़ ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है, एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था, मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज़ लगाई मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज़ दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि ये एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब पड़ने लगी। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया।